हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पार्टनरशिप की एक और क्लास जिसमें हम समझेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आइए देखते हैं हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इसका मतलब क्या है चैप्टर का? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब कि जो दो पार्टनर हैं ए और बी, वो अब अपनी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं। जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगी तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। Existing partner may agree to share profit and loss in the ratio that is different from the earlier agreed profit sharing ratio। मतलब जो पार्टनर की पहले रेशो थी उसको वो चेंज कर रहे हैं और एक नई रेशो में प्रॉफिट और शेयर को लॉस करेंगे। इट इज चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पार्टनर पहले किसी भी रेशो में, सपोज करो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को शेयर करते थे, अब आने वाले टाइम में वो इक्वल रेशो में करेंगे या 2:1 की रेशो में करेंगे, तो वह चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब देखिए इसमें एक खास बात है, जब पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे ना, तो आप समझिए एक पार्टनर का हिस्सा तो कम हो जाएगा और एक पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टनर का हिस्सा कम हो जाएगा, एक पार्टनर का हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। अब जिसका हिस्सा कम हो रहा है, क्या जिसका हिस्सा कम हो रहा है और जिसका हिस्सा बढ़ रहा है, तो जिसका हिस्सा बढ़ रहा है ना और जिसका कम हो रहा है, तो जिसका कम हो रहा है ना उसको वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट देगा या गुडविल का कुछ पार्ट देगा। इसी में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यही टॉपिक को हम कवर करेंगे। मतलब देखो, मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो जो मेरा हिस्सा गेन करेगा वो मुझे कुछ ना कुछ कंपनसेट तो करेगा ना। तो हमारे को बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है और कुछ और भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग ओब्लिक गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग का फार्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, ओल्ड में से जब न्यू प्रॉफिट शेयर को माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइस ओब्लिक गेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन है, ए और बी है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3:2 की रेशो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते थे और आने वाले टाइम में इन्होंने सोचा कि हम कौन सी रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, 1:1 की रेशो, मतलब इक्वल रेशो में। तो इसका फार्मूला जैसे आपने देखा, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। तो ओल्ड प्रॉफिट कितना था, 3/2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। 3/5 हमने लिखा, फिर हमने लिखा कि उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, हमने लिखा 1/2। ठीक है, तो 10 इसका वो आया, फिर हमने 6 में से 5 माइनस करा, 1/10 आया। ऐसे 2/5 में से 1/2 करेंगे तो -1/10 आएगा। तो ये जब माइनस और प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो माइनस है इसका मतलब है बीइंग नेगेटिव रिजल्ट। मतलब ये जो बंदा है ना, कौन, बी, ये गेन करेगा क्योंकि ये अपना हिस्सा छोड़ रहा है। और यहाँ पे जो ए है ना, वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब वो 1/10 हिस्सा किसको देगा, बी को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, सही, एक बार रोको हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का होता है ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। आप सभी नोट कर सकते हैं, वैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं इस वजह से आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिखा है, गेन रेशियो मतलब ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, मतलब न्यू में से जब ओल्ड करेंगे तो हमारा गेन निकलेगा, और सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड में से जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारी सेक्रीफाइस होने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशो में करते हैं। ठीक है, और दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर सी विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। आने वाले टाइम में सी क्या करेगा, सी 1/5 मतलब 1/5 शेयर ऐड करेगा। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग और गेन सबका निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जैसे ए बी सी 1:1 ये उनकी रेशो थी और आने वाले टाइम में सी 1/5 के लिए गेन कर रहा है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हम जो टोटल प्रॉफिट है ना उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो लेट द टोटल प्रॉफिट, सी का शेयर कितना है, 1/5 है। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, अगर हम रिमेनिंग 1 मान रहे हैं, सॉरी टोटल प्रॉफिट 1 मांग रहे हैं, तो रिमेनिंग वो 4/5 ले रहा है, सॉरी 1/5 ले रहा है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट हम 1 मान रहे हैं, सी कितना मांग रहा है, 1/5 मांग रहा है। तो हम अगर रिमेनिंग प्रॉफिट निकाले तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है,
तो ए एंड बिल भी शेयर 4/5 द प्रॉफिट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इक्वल रेशो में करेंगे। तो जो ए का न्यू प्रॉफिट आएगा वो 4/5 का 1/2 निकालेंगे, कितना 4/10 आएगा। और बी का न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा 4/5 का 1/2, ठीक है। तो वो कितना आएगा 4/10। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगी 4:10, 4:10 1/5। अब इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। तो न्यू रेशो जो आएगी 2, 2 और 1 आए, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में कि किस तरीके से हम गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अगर हमारे को निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन पार्टनर शेयर। गेन का जो भी प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं। जैसे सपोज करो फर्म की गुडविल है 25,000, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा, और सपोज करो कि 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो 25,000 का जो गुडविल है उसका 1/10 निकालेंगे और 2500 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कैसे बटेगा अभी मैं बता देता हूं। इसकी पहले एंट्री देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की एंट्री क्या होती है, देखिए चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स हो, दोनों में एंट्री एक ही होगी, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कोई भी एंट्री हो यही रहेगी, सिर्फ फर्क किसका है, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, हमेशा ये एंट्री होगी। इसका मतलब जो गेन कर रहा है ना, जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर को जब गेन होता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं ना। तो भाई हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं तो दे भाई, तू गेन कर रहा है ना तो दे हमारे को पैसे। तो ये इसका अकाउंट क्रेडिट होगा जो सेक्रीफाइसिंग होगा, और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेगा, लेकिन फिलहाल की जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस करते हैं 3:2 की रेशो में। फर्म की गुडविल है 50,000 रुपए, कितनी है, तो हमारे को पास जर्नल एंट्री करनी है और इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे, कौन कितनी रेशो में सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितनी रेशो में गेन करेगा। आपको फार्मूला पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या थी 3/2, तो 3/5 2/5 लिख दिया, ए और बी का दोनों। चलो पहले ए का देख लेते हैं। और क्या थी, न्यू रेशो क्या थी 1:1, तो 1/2 लिख दिया। 3/5 माइनस 1/2 10 रेसिप्रोकल ले लिया, 6 - 5 = 1/10 आया। ऐसे बी का निकाल लिया। तो इसका मतलब ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, और बी ने क्या करा, गेन करा। तो बेसिकली फर्म की गुडविल कितनी थी 50,000, कितनी थी 50,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 50,000 रुपए, कितनी गुडविल थी फर्म की 50,000। तो हम 1/10 हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि दो ही पार्टनर है, एक ने गेन करा है तो एक ने सेक्रीफाइस करा होगा, किसी ने 1/10 गेन करा है तो दूसरे ने 1/10 सेक्रीफाइस करा होगा। तो 50,000 का 1/10 कितना आता है 5,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब ए ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है, और बी ने क्या करा है, गेन करा है। तो मतलब क्या है इसका, बी ए को कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या होती है आपने यहाँ पे पढ़ी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। बेसिकली इस क्वेश्चन में गेन किसने करा है, बी ने, और सेक्रीफाइस करा है किसने, ए ने। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट था 50,000, 50,000 को जो 1/10 हिस्सा है वही आएगा। पूरी गुडविल आपको नहीं लिखनी, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम उसके हिस्से में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई इसने प्रॉफिट बढ़ाया, इसका प्रॉफिट कम हो गया, तो गुडविल में से हम 5,000 रुपए उसको पेड कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा बच्चों 5,000। ध्यान रखना, कई बच्चे पूरा ही 50,000 रुपए लिखे आते हैं, वो देखते नहीं है। आपको इस रेशो में गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं गुडविल के। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। गुडविल 50,000 की रखी है। अब इसमें दो एंट्री हैं, दोनों को आप कवर करोगे, ध्यान से समझना कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कि व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, और दूसरे में कह रहा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो गुडविल रखी है 50,000 रुपए की, हमने उसको रेस करा है, मतलब गुडविल जनरेट करी है। तो गुडविल को जब हम रेस करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गुडविल रेज एंड क्रेडिट टू पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है 3:2। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये केस ये है। लेकिन इस केस में जब हमने गुडविल को रेस करा और रिटर्न ऑफ करा, तो हमने ये जो गुडविल को रेस करा पार्टनर को ना बाद में ये न्यू रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आप देखोगे यहाँ पे ए और बी में जो गुडविल का है वो अमाउंट कितना है 30,000 और 20,000, और इस एंट्री में इसी का जो पार्ट है उसमें गुडविल का अमाउंट 25,000 है ए और बी का। यहाँ पे हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं। बेसिकली वर्किंग नोट देखना आप 1/10 आ रहा है ना, तो अगर हम 50,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 5,000। तो बेसिकली इसका नेट इफेक्ट है ना 5,000 ही आएगा। जब आप दोनों एंट्रियों को क्रेडिट करोगे और फिर दोनों एंट्रियों को डेबिट करोगे तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो 5,000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। और दूसरा कह रहा है व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम एंट्री क्या करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने सीधा 5,000 रुपए दिखा दिया, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग सीधा दिखा दिया, और इसमें हमने दोनों को एडजस्ट करके दिखाया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें गुडविल का अमाउंट दे रखा है 1,08,000 रुपए, गुडविल एक्सेस दे रखी है बुक में 18,000 रुपए। जो गुडविल ऑलरेडी बुक में है वो 18,000 रुपए की है। 5:3 की रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और बाद में वो इक्वल रेशो में करेंगे। इसमें दो करने हमारे क्वेश्चन कि इफ कैपिटल फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग और बाय रेजिंग रिटर्न ऑफ गुडविल। तो पहली एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, मतलब जो 18,000 रुपए है गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 18,000 को हमने ओल्ड रेशो में क्या कर लिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या एंट्री करी 20 कैपिटल टू सी टू ए। अभी हमने एडजस्ट करी है 18,000 रुपए को एडजस्ट करा है कि एक पार्टनर ने गेन करा है, दो पार्टनर ने गेन करा है और एक ने क्या करा है सैक्रिफाइस करा है। तो हमने इसका वर्किंग नोट बनाया, दोनों की रेशो लिख दी। तो 5:1/4, मतलब ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये गेन कर रहा था। इनका हमने रेशो के हिसाब से इनका हिस्सा निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं बी कितना गेन कर रहा है 3,600 रुपए, सी कितना गेन कर रहा है 14,400, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 18,000 रुपए। तो इसका मतलब उसको बी और सी मिलाकर कितने पैसे देंगे 18,000 रुपए देंगे। अब सेम एंट्री यहाँ पे है बाय रेजिंग राइट ऑफ गुडविल, पहले हमने क्या करा है राइट ऑफ करा है। सेम एंट्री जो यहाँ पे वो यहाँ पे करेंगे, और फिर जो गुडविल दे रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन सी थी ओल्ड रेशो 5:3:2। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह दिमाग में रखिए। गुडविल में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, राइट ऑफ क्या करना होता है और क्या कहते हैं उसको एडजस्ट कैसे करना होता है, इसको ध्यान से समझिए और आप इसे बड़े अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसा भी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आने वाले टाइम में, चाहे एडमिशन होगा चाहे जो भी चीज होगी, उसमें चीज दोबारा आएगी, हम इसे दोबारा नहीं समझाएंगे। आगे के चैप्टर में जो आगे के चैप्टर है वही चीज बताएंगे, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू। चेंज इन प्रॉफिट रेशो के अंदर अगला टॉपिक जो है कि हमारे को अगर रिजर्व दे रखे हो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हो, और अगर हमारे को लॉस दे रखो तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। आइए बच्चे हम देखते हैं। अगर हमारे को कोई रिजर्व दे रखा है तो चाहे रिजर्व है चाहे P&L क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब इसका मतलब प्रॉफिट होता है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि वर्कमैन के लिए कंपनसेट करने के लिए अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए हम रिजर्व बना देते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी अगर कुछ कम हो जाएगी तो इस रिजर्व से उसको सेटल करा जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी रिजर्व होते हैं जो आपने प्रॉफिट में से बनाए होते हैं, या इवन प्रॉफिट भी, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आप ये समझिए। क्या होता है कि जो रिजर्व है ना वो प्रॉफिट में से बनते हैं। रिजर्व किस में से बनते हैं प्रॉफिट में से बनते हैं, और प्रॉफिट में से चूंकि रिजर्व बनते हैं तो वो प्रॉफिट है ना जो होगा वो पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप का होगा, मतलब चेंज नहीं हुई होगी। अब जब चेंज होती है तो पार्टनर क्या कहते हैं भाई रेशो चेंज हो रही है तो मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट कमा रखा होगा, मतलब ये रिजर्व बनाए होंगे वो पिछले प्रॉफिट में से बनाए होंगे, तो इसलिए जो भी ये रिजर्व वगैरह होते हैं ना वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आया। और अगर कोई लॉस होगा कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एंट्री ये होगी क्या, ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व दे रखे हैं जो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको हम डेबिट कर लेते हैं, तो क्या एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है,
क्लियर है? चलो जी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी है, 5-3-2 की रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 1 अप्रैल को उनकी रेशो चेंज होगी, 2:3:5 हो गई, और उस टाइम जो जर्नल रिजर्व दे रखा था 1 लाख रुपए। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गई, रेशो चेंज हो गई। रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन उन्होंने जो रिजर्व था ना वो कौन सी रेशो में बांटा, ओल्ड रेशो में बांटा। क्योंकि रिजर्व क्या होता है, जब रिजर्व बनता है पी एंड एल में से तो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है और पी एंड एल डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे अब जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल रिजर्व जो क्रेडिट था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप समझ लीजिए, जब प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट जो होता है ना, जो नेट प्रॉफिट आता है पी एंड एल अकाउंट से, तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपने पहले भी समझा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब हमने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया, तो एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, लेकिन अब जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो आप कोई भी रिजर्व बनाने में ना तो आपको कोई दिक्कत आएगी, या अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले या जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले, तो आप इस तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर कोई लॉस होगा तो लॉस की भी एंट्री बता रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजर्व को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। लेकिन एक बार आप रिजर्व को और समझे कि रिजर्व बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है जर्नल रिजर्व। जब हम प्रॉफिट में से रिजर्व को क्रिएट करते हैं वो होता है जर्नल रिजर्व। मतलब जर्नल रिजर्व क्या होते हैं कि हमारी कोई भी कॉन्टीजेंसी है, अगर हमारे को किसी भी तरीके का बिजनेस में नुकसान होता है तो हम जर्नल रिजर्व के थ्रू उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने मशीनरी ली, मशीनरी में 10,000 रुपए का कोई लॉस हो गया, तो हम जर्नल रिजर्व के थ्रू उस मशीनरी को कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। तो जर्नल रिजर्व कहीं पे भी आपको नुकसान हो, कोई भी डेफिशिएंसी हो, तो जर्नल रिजर्व के थ्रू आप उसको पूरा कर सकते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे क्या बना हुआ है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है। तो बेसिकली आपने प्रॉफिट में से या रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, तो अब इसका इस्तेमाल होगा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये वर्कर के लिए ही होगा। मतलब वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी वजह से, दूसरी वजह से, ये सैलरी और वेजेस नहीं कर रहा, किसी भी वजह से दुर्घटना हो जाती है, ये कोई भी चीज हो जाती है, तो ये जो पैसा दिया जाएगा इस रिजर्व में से ही दिया जाएगा। इस अगर आपने किसी भी चीज का स्पेसिफिक रिजर्व बनाया, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, तो उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? चलो जी हम देखते हैं जरा। When claim against workman compensation reserve does not exist, अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है, चाहे वर्कमैन बना रखा है, यहाँ पे तो वर्कमैन की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, या किसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, और कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, जैसे 90,000 है और इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ABC 30,000 रुपए से आप कर दोगे। बड़ा आसान है, याद रखना, रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रिजर्व डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मैंने पिछली क्लासों में भी ये बता रखा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर को कोई हिस्सा मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और पार्टनर को कोई लॉस होगा तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। अब देखिए, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, when workman compensation claim is equal to the amount of WCR, मतलब क्लेम कितना है, क्लेम 50,000 रुपए का आया, वर्कर को क्लेम देना 50,000 रुपए का आया, लेकिन आपके पास जो रिजर्व था ना वो भी कितने का था, 50,000 रुपए का। क्या क्लेम 50,000 रुपए का, रिजर्व भी कितने का था, 50। तो क्योंकि जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया, तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा जो बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जितना आपने रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम सेटल करेंगे हम। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम इज लेस देन द WCR, मतलब हमारा रिजर्व हमारा ज्यादा था, क्लेम हमारा कम था। जैसे क्लेम कितने का था, क्लेम हमारा सपोज करो 30,000 रुपए का आ गया, या सपोज करो 35,000 रुपए का आ गया,
तो यहाँ पे हम 50,000 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, हमने कितने का रिजर्व बना रखा था, 50,000 रुपए का बना रखा था। अब क्लेम कितने का आया, क्लेम आया सपोज करो 35,000 रुपए का। अब कितने बचे, 15,000 रुपए। ये जो 15,000 रुपए बचेंगे ना, ये बेसिकली ओल्ड रेशो में क्या होंगे, ठीक है जी। अगर क्लेम रिजर्व से कम है तो हम इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है इस वाले कंडीशन में, क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द WCR, मतलब WCR कम है, क्लेम ज्यादा का, मतलब WCR 50,000 का बना रखा है आपने, लेकिन क्लेम आ गया 70,000 रुपए का, तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। पहले तो आप पूरे रिजर्व को डेबिट कर लोगे, फिर आपको बनाना पड़ेगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 70,000 रुपए पेड करने, तो 20,000 कहां से आएंगे, तो 20,000 हम रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट क्लास में आपको रिवैल्यूएशन बताऊंगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, मतलब जैसे आप यहाँ पे करोगे, जैसे 50,000, मैं आसान करने के लिए बता देता हूँ 15,000, और यहाँ पे हमारे को क्लेम देना है कितने का, 65,000 रुपए का। अब इस 15,000 का क्या होगा, क्योंकि क्लेम तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 50,000 का, लेकिन हमारे को उसको 65,000 देने, तो 15,000 हमने रिवैल्यूएशन लिए, तो ये कहां से सेटल होंगे, ये यहां से सेटल होंगे। कहां, इसको कौन देगा, पार्टनर देंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। मतलब इनकी जो एंट्री बनेगी ABC 5,000 रुपए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन 15,000 रुपए, ठीक है, क्लियर है, पक्का। कोई पूछना है आपको कोई चीज, ठीक है जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ABC 2, 3, 4 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आने वाले टाइम में इसकी रेशो 4:3:2 हो जाती है। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, हम छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो यही केस है, जरा देखते हैं। और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का दे रखा है, 90,000 रुपए का। बुक में इलस्ट्रेशन है, मैंने सीधी वही समझा दी, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, ठीक है। पहला कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं बता रखा, आप क्या करोगे, जितना भी क्लेम होगा उसको ओल्ड रेशो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरा है व्हेन देयर इज ए नो क्लेम, मतलब कुछ बता ही नहीं रखा, तो सेम ही एंट्री होगी, क्योंकि इसमें भी यही होगा, जो क्लेम है वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई क्लेम नहीं आया बेसिकली। तीसरा कह रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, अब 90,000 का WCR था, 45,000 रुपए का क्या आया, क्लेम आया, तो बाकी जो 45,000 होंगे वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये क्लेम से सेटल हो रहा है। तो अब कितने बचे, 45,000 रुपए बचे, 45,000 रुपए ABC में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 99,000, अब क्लेम कितने का था, चौथे में हम देखेंगे कि क्लेम कितना हो गया, 99,000 हो गया, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 90,000 रुपए का। जैसे ये बताया था बिल्कुल वैसे होगा कि 90,000 रुपए का क्लेम, सॉरी 99,000 का क्लेम है, 90,000 रिजर्व है, तो हमारे को रिवैल्यूएशन बनाएंगे 9,000 रुपए का, क्योंकि 9,000 रुपए हमारे को फालतू देने पड़ेंगे, और ये 9,000 रुपए को पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उनके अकाउंट में रिवैल्यूएशन का जो आया है ना डिफरेंस 9,000 रुपए का, ये डेबिट कर दिया जाएगा, और जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व बना है, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 से। कोई भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, अगर ये थर्ड क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से ये चीज आएगी। और ये जो चीज बताई गई है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या आने वाले जितने भी चैप्टर हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, सब में एंट्री एक जैसी होगी। तो कृपया करके इन एंट्री को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और इसको समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये तो इसमें है ही, लेकिन आने वाले चैप्टर में एडमिशन में, रिटायरमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बड़ा काम आएगा। तो आप इसको ध्यान से समझिए जितना ज्यादा हो सके, और एक ही बार में समझिए, क्योंकि पेपरों में टाइम बहुत कम रह रहा है। देखिए
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहले तो इसका मतलब समझते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है। वैसे तो दोनों ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, अलग से कोई रीअसेसमेंट अकाउंट नहीं बनते, लेकिन जब हम लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं तो उसे रीअसेसमेंट कहते हैं, और जब एसेट्स में कोई चेंज होता है और उसको चेंजेस को हम लिखते हैं तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। बेसिकली क्या है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है ना, तो पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं आज की डेट के हिसाब से। मतलब जो पहले एसेट्स की वैल्यू कुछ और थी लेकिन आज की डेट में कुछ और होगी, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो वो कहते हैं भाई जो भी लायबिलिटी और एसेट्स में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके हिसाब से हम एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ वही आइटम आएगी जो एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ होगा, और जो एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा, जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा बैलेंस शीट के अंदर उन्हीं आइटम में चेंज होगा। बाकी किसी भी आइटम में, चाहे वो एसेट्स की लायबिलिटी है, अगर वो रिवैल्यूएशन में नहीं आती तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर पहले तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे, अब जब आप रिवैल्यूएशन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिए, रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर उन्हीं अमाउंट में चेंज होगा जो रिवैल्यूएशन में चेंज हो चुके होंगे, बाकी किसी भी आइटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि करके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप एंट्री समझिए। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है, एसेट्स क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। अगर यहाँ पे एसेट्स डेबिट हो रही है, अगर एसेट डेबिट हो रही है और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, एसेट्स क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो आप जब एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट्स को कौन सी साइड में डालेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब आप देखो, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब एसेट डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए एसेट्स हमारे को कौन सी साइड में डालनी है, डेबिट साइड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इसे आप नोट कर लेंगे, इससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर लिखा है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब देखो, आप एसेट्स को याद रखो, क्या एसेट्स को याद रखो, लायबिलिटी आपको अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन में सॉरी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी बढ़ी है ना, तो ये कौन सी साइड में आ रही है, डेबिट साइड में आ रही है, और लायबिलिटी घटी है तो कौन सी साइड में आ रही है, क्रेडिट में आ रही है। तो किसके अपोजिट चल रही है, बिल्कुल एसेट्स के अपोजिट चल रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अभी दोबारा एक बार इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन मैं एंट्री से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझना में कोई दिक्कत ना हो। लिखा है एक्सपेंस और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए, जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो कुछ खर्चे होते हैं, या तो उस खर्चों को कौन पेड करेगा, पार्टनर पेड करेंगे, या कौन करेगा, फर्म पेड करेगा। तो दोनों के लिए एंट्री है। अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कंसर्न पार्टनर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। और ये एंट्री क्या है कि हम उस जो भी एक्सपेंस है कंसर्न पार्टनर पेड कर रहा है, हम उसमें कैश और बैंक दे रहे हैं, तो ये एंट्री इसमें तो नहीं आएगी, लेकिन ये कहां पे जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट में जाएगी, ठीक है। फिर अगर एक्सपेंस पेड कर रही है फर्म, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी रिवैल्यूएशन करने से आपका जो खर्चा होता है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बैंक पेड कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन से कंसर्न है, तो इसकी कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड में। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता क्या है, देखिए आमतौर पे जब बच्चों से हम पूछते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है, जो एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। लेमन लैंग्वेज में किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, लेकिन अब आप इसका मतलब समझिए कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन सी आइटम हो। देखिए, आपने ना एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, कितने की, 1 लाख रुपए की। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, या आप बोलो इस पर 10% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया। अगर ये 1 लाख रुपए की है तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000। सपोज करो स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। अब 10 साल बाद क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मशीनरी की वैल्यू 0 हो गई। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी कितने की दिखाई थी, कितने की दिखाई थी, बोलो 0 की। लेकिन मशीनरी की बुक वैल्यू 0 की हुई है, क्या मशीनरी भी घिस गई है उसके साथ,
भाई मशीनरी पुरानी होगी, घिसी तो नहीं है ना। अब आपने क्या करा, इस मशीनरी को किसी स्क्रैप डीलर को बेच दिया, किसी स्क्रैप डीलर को बेच दिया, और ये मशीनरी कितने की बिकी, 2,000 रुपए की। तो बेसिकली 2,000 रुपए क्या है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जैसे आप समझते हो वैसे मत समझना, इसी तरीके से समझना, क्योंकि आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू 0 हो गई, लेकिन मशीनरी की वैल्यू 0 नहीं। अब आपने उसे बेचा, अब देखो बुक वैल्यू 0 हो गई, बुक वैल्यू 0 हो गई, अब आपने उसे बेचा, उसे 2,000 रुपए और मिल गए। तो बेसिकली वो क्या है, एक तरीके की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्योंकि जब आपने वो एसेट्स बेची तो आपको उससे 2,000 रुपए और मिले, तो उसको आप रिवैल्यूएशन में डालोगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का। ऐसे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, इसका भी मतलब समझ लीजिए। मेरा किसी से केस चल रहा था, ठीक है, मेरा किसी से केस चल रहा था। एक्चुअली ऐसा था कि मैंने अपनी लायबिलिटी, मैंने कुछ माल खरीदा होगा और 10,000 रुपए की लायबिलिटी मैंने उसे पेड कर दी। अब मैंने पेड कर दी, मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसने नहीं करी, सपोज करो भूल गया, मैंने कोई रिकॉर्ड भी रिटर्न विटर्न में भी लिखा। अब बाद में बोला, वो बंदा बोला सामने वाली पार्टी के, भाई मेरे 10,000 पेड करो। अब मैंने कहा मैंने तो पेड कर दिए थे, कह रहा दिखाओ। अब दिखाया तो उसने भरोसा नहीं करा, क्योंकि उसकी तरफ मैंने कैश दिए थे, तो कोई बात ही नहीं बनी। अब अगर मैंने बैंक से दी होती तो वो रिकॉर्ड होती हर जगह। अब मैंने उसे कैश दिए थे, सपोज करो, ठीक है हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं तो भरोसा तो होता ही है ना। वो भूल गया, अब बात भी नहीं मान रहा। अब जब उसने कहा कि मेरे पैसे दो और मैंने नहीं दिए, भैंसाबासी हो गई, उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया। अब कोर्ट में जब केस हुआ तो केस जीत गया। अब क्या है, कोर्ट में केस जीता तो हक फैसला उसके हक में आ गया, तो मेरे को वो 10,000 रुपए दोबारा से उसको पेड करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे अपनी बैलेंस शीट में या अपने अकाउंट में वो लाइबिलिटी को दोबारा से दिखाना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी को दोबारा से दिखाना पड़ेगा। तो वो जो लाइबिलिटी मैंने रीजनरेट करी या किसी वजह से भी जनरेट हुई, इट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो लेमन लैंग्वेज में जो मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी वो होता है, लेकिन आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो कैसे बोलोगे, इसी तरीके से बोलोगे। देखो जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप है ना अकाउंटिंग की फील्ड में ही रहो, मतलब फील्ड में क्या मतलब फील करो उसको। जैसे पहलवान होता है ना, अब बॉडी बॉडी बना लेता तो हमेशा ये वो हमेशा ऐसे ही बात करेगा, ठीक है ना। आर्मी वाला यस सर नो सर, वो इसी फील्ड में रहता है। अब अकाउंट्स की बात कर रहे हो ना, अकाउंट्स में ही रहो हमेशा। कोई पूछे भाई किसी किसी प्रोडक्ट पे अगर सपोज करो जीएसटी नहीं लग रहा तो उसे क्या कहेंगे, तो लोग कहेंगे कोई टैक्स नहीं लग रहा, ऐसे कहेंगे। आप एग्जेम्प्ट बोलो, क्योंकि आप अकाउंट्स के बच्चे हो। आप डेबिट क्रेडिट में बात करो, आप हमेशा ना अकाउंट की फील्ड में ही घूमो, अकाउंट का फील्ड हो, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हो तो लेमन में तो कोई भी बोल सकता है, तो फिर आपका अकाउंट्स पढ़ने का फायदा क्या है। तो अगर आपको सीए सीएस सीएमए बड़े कोर्स करने हैं तो आप उसी फील्ड में रहो, तभी आप उन कोर्सों को अचीव कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि फिर जब प्रोफेशनल जाओगे ना तो लोग प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, ये तो आपने समझ ही रखा है, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, यही होता है ना। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, लॉस होगा। और अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगे, कौन सी साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में। और रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगे, डेबिट में, क्योंकि सारे लॉस क्रेडिट होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर को जो लॉस हो रहा है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। अगर फर्म का बनाओगे तो क्रेडिट होता है, और फर्म को कोई लॉस होता है तो डेबिट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, 3 गोल्डन रूल, कभी भी इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो आपने ये समझा। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं रिवैल्यूएशन का, जिसमें बैलेंस शीट भी है रिवैल्यूएशन भी है। मैंने एक साथ ही बता दिया है, जिसमें आप रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट भी बना सकते हो। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एबीसी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आने वाले टाइम में वो फ्यूचर प्रॉफिट रेशो है इक्वल में करेंगे। गुडविल फर्म की वैल्यू है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए का मतलब क्या है, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जो गुडविल की हमने लास्ट क्लास में गुडविल वाले चैप्टर में आपको बताई थी, उसी तरीके से करेंगे। गेनिंग रेशो निकाल के, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के। अब वो कह रहे हैं लैंड रिवैल्यूड हुआ 1,60,000 रुपए का, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई 6%, क्रेडिटर 12,000 का था, वर नॉट बी लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। हमें 12,000 रुपए देने थे, उसने कहा अब देने की जरूरत नहीं है, या किसी वजह से हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड
बैलेंस शीट। अब देखिए सबसे पहले तो है ना, आप क्या करेंगे, जहां जहां पे एडजस्टमेंट है ना उसको मार्क कर देंगे। अब कहाँ पे एडजस्टमेंट है, एक तो गुडविल में, गुडविल आप अलग से उसका वर्किंग नोट बनना पड़ेगा। लैंड पे कितनी है, लैंड पे है और बिल्डिंग पे है और किस पे है, क्रेडिटर पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे पेपर में है ना, ठीक है, हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। आइडिया लगा के तीनों के लिए स्पेस छोड़ दो ना एक साथ ही, नहीं तो पहले आप रिवैल्यूएशन बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर वो बनाओगे, जैसे जैसे आइटम आते रहे डालते रहना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, लैंड एट रिवैल्यूड एट 60,000, लैंड की वैल्यू 60,000 से बढ़ गई है। तो क्रेडिट साइड में आएगा, अभी आपको रिवैल्यूएशन बताया था, इधर आ गया 60,000 रुपए। फिर लिखा है बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 6%, 1 लाख की बिल्डिंग दे रखी है, 6% कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्रेडिटर था 12,000 रुपए का, अब उसका क्लेम नहीं रहा तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लेके आएंगे 12,000 रुपए। हमने क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा थी, इसको इक्वल करा 72,000 और जो डिफरेंस निकला वो हमारे लिए प्रॉफिट था। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ गया 33,000, 22,000, 11,000, कौन सी रेशो के हिसाब से, 3:2:1 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है, कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में पहले तो पार्टनर का क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर क्या आएगा, अगर इसमें जर्नल रिजर्व दे रखे हैं 60,000 रुपए के, आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी जर्नल रिजर्व होते हैं वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब क्या है, साथ में आपने बैलेंस शीट बनाई, लेकिन बैलेंस शीट में जो आएगी आइटम कैपिटल की वो इस बैलेंस के बाद ही आएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उसका सेटलमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारी गुडविल कितनी थी, 3 लाख रुपए, कितनी आएगी, 50,000, मतलब 50,000 या तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है सी, और ए गेन कर रहा है। तो आप ये देखोगे कि ए के कैपिटल अकाउंट में सी आया, मतलब सी ने क्या दे रहा है, 50,000 रुपए ए को दे रहा है, और यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिखा है 50,000 रुपए, इसका मतलब ए को 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इसका बैलेंस निकाला, तो ये बैलेंस आया। अब ये वाला नहीं डालोगे किसमें, बैलेंस शीट में, ये 3,13,000, 1,42,000 और 21,000, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन 71,000। तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो रिवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट से आएगा वही बैलेंस आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो आप देखो लैंड कितने का लिखा आपने, 1,60,000, क्योंकि 60,000 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख की थी, 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखो प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक एज इट इज ही आएंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं थे। रिवैल्यूएशन में आपने देखा इसमें कोई चेंज नहीं थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज नहीं होता, अगर वो आइटम रिवैल्यूड में नहीं आएगी तो वो एज इट इज इसी अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में आओ, कैपिटल अकाउंट में देखो कितना बैलेंस था, ये बैलेंस था, लेकिन अब कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ए का 3,13,000, बी का 1,42,000, 71,000। क्रेडिटर कितने के थे, 1 लाख के 12,000 रुपए राइट ऑफ हो गए, मतलब कम हो गए, तो हमें कितने देने, 88,000, और बिल पेबल कितना था, 40,000 का। बैलेंस शीट मैच हो गई। जब आप इसको सारी आइटम को लिख दोगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो इसमें आप जो बनाओगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बता दिया आपको, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना, अपने आइडिया हो जाता है। आपको थोड़ा स्पेस छोड़ दो ना, या एक एक पेज में बना दो ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही पेज में बनाना, क्योंकि ये कम टाइम में हो जाता है और कम स्पेस में हो जाता है। और बैलेंस शीट के लिए पूरा एक पेज छोड़ना, और उसके बाद आपका वर्किंग नोट पेपर के बाद, क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद जो भी आप लिखोगे, आंसर लिखोगे, उसके बाद वर्किंग नोट जरूर दिखाना कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करी है। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ द आंसर्स, इसके नंबर होते हैं, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।